साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अक्सर कहा जाता है कि मोदी शाह को मत छेड़ना, कुछ भी कर लो, इनको छेड़ने की कोशिश मत करो। आपकी जो मांग है वो बता दो, आप जो नहीं चाहते हैं वो भी बता दो। मोदी शाह सुनते हैं, उनको लगता है कि ये जेन्युइन चीजें कर देते हैं। लेकिन अगर आप बार बार छेड़ते रहेंगे तो उसका क्या असर पड़ेगा, आज के वीडियो में यही दिखाने जा रहा हूं। दोस्तों, मोदी शाह ने इस बार सिर्फ राहुल गांधी नहीं बल्कि पूरे के पूरे कांग्रेसियों के पलटन को ही गरमा दिया है, चमका दिया है। मतलब ऐसा चमकाया है कि चारों तरफ दौड़ भाग हो रही है। और इस दौड़ भाग में सबसे पहले आपको नजर आएंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। मतलब राहुल गांधी हो या मल्लिकार्जुन खड़गे, पूरा गांधी परिवार लगातार मोदी शाह को लेकर के अनाप शनाप बयानबाजी कर रहा है। अब अगला कुछ दिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्या कुछ होने जा रहा है, जरा उसका ट्रेलर दिखा रहा हूं। ऐसी चीजें होंगी दोस्तों कि सारे के सारे नैरेटिव पलट जाएंगे, धरे के धरे रह जाएंगे। यही आज की कहानी में आपको दिखाने जा रहा हूं। आखिर मल्लिकार्जुन खड़गे को अचानक से प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी क्यों लिखनी पड़ी, यह भी दिखाऊंगा। मेरा निवेदन है दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा। आज रक्षाबंधन का त्योहार है दोस्तों, पावन त्योहार। मैंने कहा भी था कि राहुल गांधी की एक तस्वीर की सबको इच्छा है, लेकिन नहीं दिखा, वैसे ही एक एआई फोटो लगा करके कर दिया। मैंने रक्षाबंधन पर दोस्तों एक अच्छा गीत तैयार किया है। देखिए, आपको एक झलक दिखा रहा हूं। बहना आशीष देने आई है। मैंने अपनी बड़ी बहन के साथ ही इसको शूट किया है। देखिएगा, जरूर बताइएगा कैसा लगा। कमेंट में इस गाने को पिन कर दिया, मैंने खुद लिखा है, खुद गाया है और अपनी बहन और अपने भाई के साथ ही इसको फिल्माया है। जीजा जी भी हमारे इसमें। देखिएगा, बताइएगा कैसा लगा दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। देखिए, चमकाना क्या होता है आप समझिए। मतलब कुछ ऐसी चीज होती है इशारों में जिससे एकदम से आदमी बौखला उठता है, और बौखलाएगा तो करेगा क्या। मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है। अभी तो ये लोग कह रहे थे ना कि मोदी जी का समय पूरा हो गया, मोदी जी तो अब जाने वाले हैं, मोदी जी का कुछ बचा नहीं, अमित शाह तो इस्तीफा देंगे वरना कुछ होगा नहीं, यही कह रहे थे ना। मोदी जी को चिट्ठी लिख रहे हैं, बोल रहे मोदी जी हम सबको बुलाइए, हम सब बात करना चाहते हैं, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए और परिसीमन पर बात कीजिए। भैया, परिसीमन पे क्या होगा? आप भी दोस्तों सवाल पूछते हैं मुझसे। हम लोग भी दिखा रहे थे कि देखो मोदी जी ने बहुमत का आंकड़ा जुटा लिया है, मोदी जी ये करेंगे, मोदी जी वो करेंगे। मगर यहां पर कई बार हम और आप भी चूक जाते हैं दोस्त। पता है उनकी अदा, लेकिन चूक जाते हैं। अब देखिए, हमने आपने तो कुछ नहीं कहा, तुरंत खड़गे साहब ने पकड़ लिया कि मोदी जी तुरंत बुलाइए, ऑल पार्टी मीटिंग, बात कीजिए, परिसीमन बिल पर बात कीजिए। उन्होंने बाकायदा एक ट्वीट किया है, दिखाता हूं आपको। देखिए, कहते हैं ना कि अगर धुआं है तो कुछ ना कुछ तो होगा। वो कुछ क्या है अभी मैं आपको वो दिखाऊंगा, पहले धुआं देख लीजिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या लिखा है ट्वीट में? आई हैव रिटन टू द पीएम मोदी ऑन डिलिमिटेशन, द डिले इन प्रोपगेशन ऑफ द मॉनसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट एंड द लाइकली सेशन, ये वो ब्ला ब्ला। इन्होंने एक चिट्ठी लिखी है। अब चिट्ठी में क्या लिखा है मैं वो दोनों पन्ना आपको एक एक करके दिखाता हूं। ये पहला पन्ना है दोस्तों। कब लिखा है? ये 27 तारीख को लिखा है और आज क्या है? 28 तारीख दोस्तों, मतलब कल ही लिखा है। डियर प्राइम मिनिस्टर, आई हैड लास्ट रिटन, मैं हिंदी में करके पढ़ता हूं दोस्तों, एकदम बोल्ड अक्षरों में लिखा गया है। इसमें प्रधानमंत्री को लिखते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, मैंने इससे पहले आपको 16 जुलाई को पत्र लिखकर अनुरोध किया था कि परिसीमन के संबंध में सरकार के प्रस्तावों पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए। संसद में चर्चा हो चुकी है, सुन लीजिए। सरकार उस बिल को पास नहीं करा पाई, ये सर्वदलीय में करेंगे। गजब की नौटंकी देश में चलती है दोस्तों, ये समझिए। मतलब थोड़ा अलग हट कर है, फिर भी बताता हूं कि राहुल गांधी खुलकर जताते हैं
कोई त्योहार नहीं मनाते, रक्षाबंधन जैसा पावन त्योहार भी नहीं, राखी बांधते हुए, लेकिन हिंदुओं को गाली देते हैं। मनुस्मृति जो हिंदुओं का धार्मिक ग्रंथ है, लाख बुराइयां हो, लेकिन क्या उनको यह हक है कि सिर्फ हिंदू धर्म को गाली दे? यह हक है क्या? मतलब संसद के भीतर जिस पर चर्चा हो गई, मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे हैं सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए। और आगे सुनिए, मैंने आपसे यह भी अनुरोध किया था कि किसी भी संभावित विशेष सत्र में इन प्रस्तावों को संसद में पेश किए जाने से पहले सभी राजनीतिक दलों को इन प्रस्तावों पर विस्तार से अध्ययन करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाए। कब दिया जाए? अनंत काल तक। इसका मतलब आपको बता रहा हूं। इसमें 2-3 मांगे की है, तीनों मांग मैं संक्षिप्त में बताता हूं। 543 सीट है, इसको 25 साल के लिए रोक दीजिए। राज्यवार वितरण, ये भी वही रहेगा। महिलाओं को आरक्षण दिया जाए, ये सब मांग कर रहे हैं। जब इनकी सरकार थी कभी नहीं दिया इन्होंने। अगले पन्ने में क्या लिखा है संक्षिप्त में बताता हूं। इसमें लिखा है कि सबको पर्याप्त समय दिया जाए, जल्दबाजी में कुछ भी करने का प्रयास न किया जाए, जैसा कि 16 और 17 अप्रैल को करने का प्रयास किया गया। 2 दिन चर्चा हुई थी और अप्रैल के बाद कितने महीने गुजर गए, इनका वो समय नहीं आया है। इनको गाली देने में ही समय निकल जाता है ना, कि मोदी जी को कैसे गाली देंगे। लेकिन दोस्तों यहां महत्वपूर्ण सवाल समझिए, कांग्रेस सुलग क्यों रही है? आखिर ऐसा अब क्या हो गया? भाई रक्षाबंधन, बाकी सारे त्योहार हैं, 15 अगस्त गुजरा है, मोदी जी वैसे ही डाउन है, सब यही बता रहे ना ये कांग्रेसी, हम तो नहीं मानते। लेकिन राहुल गांधी तो कह रहे हैं अब तो खत्म हो गया मामला, मोदी जी तो जा रहे हैं, यही कह रहे हैं ना, अभी 17 सितंबर आते आते माहौल बना देंगे। फिर कांग्रेस क्यों सुलग रही है? इस सवाल का जवाब आपको देता हूं। 13 अगस्त को दोस्तों संसद का मानसून सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। और जब अनिश्चित काल के लिए कोई सत्र स्थगित होता है ना, तो सामान्य तौर पर 2 या 3 दिन के बाद राष्ट्रपति उसका सत्रावसान कर देती है। यह नियम है सामान्य रूप से। अब यह सत्रावसान तो हुआ ही नहीं, यह पता भी नहीं था इनको। कैसे पता चला वो मैं अभी आपको बताऊंगा। 15 दिन गुजर गए, अब इनको सुलगने लगी चीजें। यार कुछ तो गड़बड़ है। ये मोदी जी बोलते भी नहीं है, बताते भी नहीं है। 15 दिन हो गया और इसीलिए कांग्रेस और राहुल गांधी बुरी तरह से डर गए। राहुल गांधी ने दोस्तों ये माहौल बना दिया कि देखा मोदी जी को झुका दिया, देखा अमित शाह डर कर भाग गए। ये माहौल बना दिया। जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव में इन्होंने पूरे देश को भ्रमित कर दिया कि मोदी जी हार गए और हम जीत गए। लोगों ने देखा कि यार अगर कांग्रेस जीत गई तो कांग्रेस का तो प्रधानमंत्री बना नहीं, राहुल गांधी तो बने नहीं, बन तो मोदी जी गए। अब मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए हार करके, तो ये कौन सी हार है भाई? और मोदी जी उसी ठसक के साथ काम भी कर रहे हैं, वही मंत्रिमंडल है। तब जाकर बाकी बाद में लोगों को भी समझ में आया और कांग्रेसियों को एहसास हुआ नहीं हम झूठ बोल रहे थे। वैसे ही परिसीमन बिल पर दोस्तों राहुल गांधी ने यह माहौल बना दिया कि मोदी जी झुक गए। अब जब यह घटना हुई है तब लग रहा है कहीं सारे किए कराए पर पानी फिर ना जाए। अब एक सवाल आपके मन में आएगा कि भाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना और सत्रावसान करना, दोनों में ऐसा क्या फर्क हो गया? देखिए दोस्तों, सत्रावसान करना किया जाता है ना, तो फिर से पार्लियामेंट को आहूत किया जाता है, फिर उसमें एक नई प्रक्रिया शुरू होती है। लेकिन जब आप अनिश्चित काल के लिए स्थगित करते, सत्रावसान नहीं करते, तो सरकार बिना किसी नई औपचारिक प्रक्रिया के बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम नोटिस में, एकदम शॉर्ट नोटिस में अचानक से पार्लियामेंट का सेशन दोबारा बुला सकती है। और आप समझ लीजिए सरकार यही करने वाली है। यह बात कांग्रेस को समझ में आ गया है, राहुल गांधी को समझ में आ गया है। और यह पहली बार नहीं, मैं इसी साल की बात बताता हूं। जो बजट सत्र था ना, वो अनिश्चित काल के लिए स्थगित तो हुआ, लेकिन सत्रावसान नहीं हुआ। और इसीलिए 16 से 18 अप्रैल को सरकार ने
पार्लियामेंट का विशेष सेशन 3 दिनों के लिए बुलाया और इन विधेयकों को पास कराने की कोशिश की, लेकिन सरकार सफल नहीं रही। अब आप कहेंगे कांग्रेसी क्या गिन रहे थे एक एक दिन? कांग्रेसियों को फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, वो संसद जाते कहां थे? संसद तो हंगामा करते थे, उनको पता भी नहीं था। ये जानते किसने चमकाया? ये भी बड़ी मजेदार कहानी है। कांग्रेसियों को, राहुल गांधी को और खड़गे को संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने चमका दिया दोस्तों। जी हां, अभी किरण रिजिजू का मामला आपने देखा होगा, मैंने वो दिखाया नहीं किसी में। किरण रिजिजू नॉर्थ ईस्ट में बहुत ही शानदार तरीके से स्विमिंग करते हैं, एकदम बहती हुई धार में, नदी में। तो सारे कांग्रेसी लिख रहे हैं, देखा राहुल गांधी ने एकदम मजबूर कर दिया। वो कहते हैं, अरे भाई मैं 6-7 बार से चुनाव जीत रहा हूं, तुम हमको सिखाओगे? और ये पवन खेड़ा को बता रहे, तुम तो पहली बार अभी संसद पहुंचे हो। मैं राहुल गांधी के लिए नहीं करता, मैं अपनी जनता के लिए करता हूं। अब देखिए, किरण रिजिजू ने सीधे राहुल गांधी और खड़गे को चमका दिया। दरअसल हुआ क्या दोस्तों, ये भी सुनिए। इनको पता नहीं था कांग्रेसियों को कि ये संसद का जो सत्र है वो सत्र अवसान नहीं किया गया है, बल्कि किरण रिजिजू ने कहा, इंडिया टुडे को एक इंटरव्यू दे रहे थे, उसी में उन्होंने कहा कि तकनीकी रूप से सत्र अभी समाप्त हुआ नहीं है, सरकार जब चाहे इसकी बैठक दोबारा बुला सकती है। और कोई पूछा गया कि ये सारे बिल, बोला हो सकता है, ये तो हो सकता है। क्या एग्जैक्टली कहा दोस्तों, मैं कोट अनकोट में पढ़ता हूं किरण रिजिजू का जो इंटरव्यू में कहा, यह पूरी तरह से सरकार पर निर्भर करता है। जब भी संसद को बुलाना होता है, सरकार फैसला करती है और राष्ट्रपति से सत्र बुलाने का अनुरोध करती है। जब तक सत्र आधिकारिक रूप से खत्म नहीं हुआ है, सत्र को दोबारा बुलाया जा सकता है। उनसे सीधा सवाल पूछा गया कि मतलब ये संभावनाएं खुली हैं क्या, डिलिमिटेशन, महिला आरक्षण? बोला आप इसके दोनों मतलब निकाल सकते हैं। फिर आगे वो कहते हैं, हम कुछ नया नहीं कर रहे। 1952 के बाद से ऐसे अनगिनत मौके आए हैं जब संसद को अनिश्चित काल के लिए स्थगित तो किया गया, लेकिन औपचारिक रूप से खत्म नहीं हुआ। बाद में सत्र को फिर से बुला लिया गया। अब आपके जहन में डालने के लिए दोस्तों कि आखिर वो परिस्थितियां क्या थी, क्यों सरकार हार गई और क्यों सरकार अब चाहती है कि अब इसका समय आ गया है। मैंने तब भी कहा था दोस्तों, कुछ जंग हारने के लिए लड़ा जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने अप्रैल में जो ये शुरू किया था ना, कवायद शुरू की थी, वो हारने के लिए ही की थी और उसका परिणाम आपको बंगाल में दिख गया है। क्या हुआ था जरा मैं बताता हूं दोस्तों। 17 अप्रैल को महिला आरक्षण बिल से जुड़ा संविधान का 131वां संशोधन बिल सरकार लोकसभा में पास नहीं करा पाई। इसमें लोकसभा की सीटें 543 से बढ़ाकर 850 करने का प्रावधान था। 21 घंटे की चर्चा हुई, फिर वोटिंग हुई। 528 सांसदों ने वोट डाले, पक्ष में 298, विपक्ष में 230, 2/3 मिला नहीं क्योंकि 352 चाहिए थे, 54 वोट कम थे, ये गिर गया। और इसके बाद सरकार ने 2 बिल पेश ही नहीं किया, परिसीमन संशोधन संविधान बिल और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन बिल, क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। जब तक पहला पास नहीं होगा दूसरे की जरूरत क्या पड़ेगी। तीनों बिल के बारे में आपको दिखाता हूं दोस्तों। ये देखिए, अच्छा ग्राफिक्स है दैनिक भास्कर का। संविधान का 131वां संशोधन बिल, जिसमें लोकसभा सीटें 850 करने का प्रस्ताव है, राज्यों से 815 और केंद्र शासित प्रदेश से 35 सीटें। परिसीमन संशोधन विधेयक, इसमें जनसंख्या का आधार 2011 के सेंसस को बनाया जाना है। तीसरा, केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें पुडुचेरी, दिल्ली, जम्मू कश्मीर के कानूनों में संशोधन करना है ताकि परिसीमन और महिला आरक्षण बिल लागू हो सके। अच्छा, सरकार के बारे में एक और आपको गजब की चीज बताता हूं दोस्तों। ये गजब का सौभाग्य है, या सौभाग्य या कहिए कि एक तरीके से चीजें कैसे सेट होती हैं। ये सितंबर का ही महीना था 2023 में दोस्तों। आज 2026 चल रहा है। 3 साल पहले सितंबर के ही महीने में विशेष सत्र बुला करके महिला आरक्षण बिल पारित कराया गया था। सरकार ने किया था, मैं डेट के साथ बताता हूं।
20 सितंबर 2023 संसद के विशेष सत्र यानी लोकसभा में 454 पक्ष में दिया और 2 विरोध में दिया और पास हो गया, 2/3 से एकदम आगे था। और 21 सितंबर 2023 को राज्यसभा ने भी बिल पास कर दिया। मगर वहां एक पेच था, ये ध्यान रखिएगा, अगर उसके हिसाब से चीजें चलेंगी ना तो सारा चीज गड़बड़ हो जाएगा, ये समझिए। उसके हिसाब से चलेंगे तो सारे लोकसभा की सीटें बदल जाएंगी, बहुत सारी चीजें छूट जाएंगी, और जब तक ये सेंसस नहीं होगा महिला आरक्षण भी नहीं मिल पाएगा, ये उसमें प्रावधान है। और इसीलिए सरकार पारित करना चाहती है, ताकि सरकार ये चाहती है कि ये पूरा क्रेडिट भी सरकार को मिले। यहां भाई हमने महिला आरक्षण के लिए सिर्फ कोशिश नहीं की, ईमानदारी से कोशिश की, हमने देने का प्रयास किया। सरकार की एक नियत और भी है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। भाई आज के दिन में अगर 2/3 बहुमत, 1/3 महिला आरक्षण दे दिया जाए और सेम सीट पर, तो कितने सांसद चले जाएंगे आप सोचिए ना। कोई देगा वोट, कुछ ना कुछ बहाना लगा के अड़ंगा डालेंगे, ये मोदी जी जानते हैं। इसलिए सीट बढ़ा दो तो जो सांसद है उनको फर्क भी नहीं पड़ेगा और महिलाओं को आरक्षण भी मिल जाएगा, ये उनकी कोशिश है। अब एक सवाल है, क्या सरकार के पास 2/3 बहुमत पूरा हो गया है? अब देखिए, हम लोग ध्यान नहीं देते, लेकिन धीरे धीरे कैसे परिस्थितियां बदल गई हैं, राहुल गांधी की सियासी जमीन खिसक गई है, ये मैं आपको दिखाता हूं। भाई डीएमके, आज डीएमके कांग्रेस के साथ नहीं है, डीएमके हट चुकी है और डीएमके साफ कह चुकी है कि हम परिसीमन बिल पर साथ दे सकते हैं, मेरी 3 शर्तें हैं। वो 3 शर्तें क्या है? वो तो शाह उस समय भी मान रहे थे, बोल रहे हैं लिखित में दीजिए, 50% बढ़ोतरी हो, दे रहे थे, उस समय भी दे रहे थे। फिर ये 25 साल तक स्थिर हो जाए तो वो तो कर ही देंगे, वो तो करना ही है। और तीसरा मांग कर रहे हैं कि हर राज्य की सीट बता दीजिए, वो भी बता देंगे। यानी डीएमके साथ है। दूसरी पार्टी शरद पवार की पार्टी, भाई सुप्रिया सुले ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ साफ कहा कि हम परिसीमन बिल का समर्थन करेंगे, हमारी ये शर्त है। क्या शर्त है? वही जो डीएमके की शर्त है और वही जो अमित शाह उस समय भी करना चाह रहे थे। बोल रहे थे 1 घंटा दे दो, हम लिख के दे देंगे, किसी राज्य को नुकसान नहीं होगा। यानी यहां भी समर्थन मिल गया। तीसरा, शिरोमणि अकाली दल का समर्थन। भाई खुद सुखबीर बादल ने ट्वीट करके, मीटिंग करके इसका बकायदा ऐलान किया है दोस्तों। अब जरा एनडीए की स्थिति पर आया जाए। भाई पिछली बार विधेयक के पक्ष में 298, विरोध में 230 सांसद। उद्धव ठाकरे के 7 सांसद शिंदे में शामिल हो चुके हैं, या आप देख चुके हैं। इसके अलावा टीएमसी छोड़कर एनसीपीआई में 20 सांसद आ चुके हैं। यानी आज के दिन में एनडीए के पास 318 सांसदों का समर्थन है। 298 था, अब 318 है। बिल पास करने के लिए कितना चाहिए? 360। डीएमके के 22 सांसद कितने हो गए? 340। शरद पवार की पार्टी के 8 सांसद कितने हो गए? 348। अकाली दल का 1 सांसद कितना हुआ? 349। वाईएसआरसीपी के 4, जेएमएम के 3, कई सांसदों के अनुपस्थित रहने की बात भी कंफर्म हो चुकी है। यानी 360 पूरा हो गया। लेकिन मोदी शाह संतुष्ट नहीं है। वो चाहते हैं कि ये 2/3 बहुमत अगर 360 है तो कम से कम 5-10 सांसद फालतू चाहिए, मुझे इतने नंबर फालतू चाहिए। वो हो चुका है। राज्यसभा में आइए, राज्यसभा में बहुमत का आंकड़ा 163 है और आज के समय में आप इस आंकड़े को देखिए, 153 इस समय एनडीए, 152 एनडीए के पास है, यानी 10-11 कम है। अब मैं आपको बताता हूं, आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसद भाजपा में आ गए, बीजेडी के कुछ आए, यानी ये मिला करके 152 हुआ दोस्तों। अब आइए डीएमके के 8, शरद पवार के 9, वाईएसआरसीपी के 4, बीजेडी के 5, यानी 8, 1, 9, 4, 13, 5, 18। चाहिए सिर्फ 10-11, 18 ज्यादा है। यानी यहां पर भी आंकड़ा पूरा हो गया दोस्तों। पूरा तो तब भी हो गया था, लेकिन हुआ क्या था, ये इतने सारे बवाल एक साथ पैदा हो गए ना। और मोदी जी का एक बड़ा स्टाइल है दोस्तों, वो विवादों को स्थिर करते हैं,
वो विवादों को बढ़ाते नहीं, वो गर्मा गर्मी में कुछ नहीं करते, वो बिल्कुल ठंडा करके खाने की उनकी एक अदा है। राजनीति में ऐसी अदा होना आसान नहीं होता। राजनीति में बदले की राजनीति होती है, बदले वाली नहीं है। ठीक है भाई, तू गरम रह, तेरा हम सब बात मान लेंगे जो जेन्युइन होगा, लेकिन अंदर ही अंदर काम करते हैं। और कब सियासी जमीन एकदम से खिसक जाती है किसी को पता नहीं चलता दोस्तों। और इसीलिए कहा जाता है कि आप मोदी जी के साथ प्यार से लड़कर सब कुछ कीजिए, छेड़िए मत। ये कांग्रेसी छेड़ रहे थे और इसीलिए पूरी तरह से उनको सुलगा दिया गया है और अभी भी कुछ कर नहीं रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन कांग्रेस को दिख गया है कि अब तो ये कोई नहीं रोक सकता, अब ये पास होना ही होना है। तो ये कहानी है दोस्तों, मुझे उम्मीद है जरूर आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपकी राय कुछ और हो तो जरूर लिखिएगा, अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। और जो मैंने गीत रक्षाबंधन पर तैयार किया है दोस्तों, देखिएगा जरूर, बताइएगा कैसा लगा। आजकल हमने गानों को कम कर दिया, हर महीने एक गीत अपलोड करता हूं, तो आप देखिएगा, बताइएगा कैसा लगा। कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।